हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो नेक्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इस सेशन में हम लेक्चर के साथ साथ टॉप 10 एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें आपका पूरा एनसीईआरटी का कवरेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो बात आती है बच्चों, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसकी प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल के मेथड्स, एमटीपी, एसटीडीज एंड इनफर्टिलिटी। तो बेटा सबसे पहले जो बात है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये वर्ड आपको सबको पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, देखिए नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं। रिप्रोडक्टिव और हेल्थ दो वर्ड से मिलकर बना है सारा का सारा, राइट। तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस की रिप्रोडक्शन की बात है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आएंगे, और हेल्थ की बात है तो नॉर्मल फंक्शन। अगर ये चीज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, उनकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफर करती है। वो सारे एक्सपेक्ट को इसमें इंक्लूड करते हैं, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो इमोशनल है, या फिर वो बिहेवियरल एस्पेक्ट है। सारी की सारी चीजें इसमें वो इंक्लूड करते हैं कि फिजिकल, इमोशनल, इवन सोशल, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेल-बीइंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल बिहेवियरल इमोशनल इंटरेक्शन इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, वो क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर। अब क्यों ये इस पे स्ट्रेस देना इंपॉर्टेंट है, लास्ट फ्यू इयर्स में स्पेशली अगर हम बात करें हमारे देश की, तो इंडिपेंडेंस के बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टार्टेड। करंटली का मतलब लास्ट सेंसस की अगर हम बात करें 2011 की, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो 1.7% था। और उसके पॉसिबल रीजंस क्या है, डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर मींस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पहले क्या होता था, ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, बर्थ के बाद जो इन्फेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाती थी। इसी तरह जो फीमेल्स होती थी, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती थी, उनका डेथ हो जाता था। मदर मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव हुए हैं, लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हुई हैं, तो इसकी वजह से जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब और कुछ है रीजंस, मैं पहले आपको बता देता हूं, इसके अलावा और क्या रीजंस हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, और हम क्या कर सकते हैं। हम मतलब हमारा देश वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिन्होंने 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। इंडिया स्टार्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। ठीक है, सेक्स एजुकेशन को स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया गया, अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किए गए, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूट की गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करी गई। ठीक है, और उसी में से एक जो पार्ट आता है बच्चों, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब आप कहेंगे एकदम से हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की क्यों बात करने लगे। देखिए देयर आर सेवरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेथड्स आते हैं। नेचुरल मेथड्स, नेचुरल मेथड से क्या मतलब है हमारा, कि जो ट्रेडिशनल वेज हैं उनमें किस तरह से कंट्रोल करके और बर्थ या चाइल्ड बर्थ को मिनिमाइज किया जा सकता है। उसमें से सबसे पहला आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कि 14th डे को हमने पढ़ा है, 14th डे को ओवुलेशन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकेंडरी oocyte स्टेज पे। तो उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद अगर सेक्स अवॉइड किया जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस, फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10 to 17 डेज जो रिस्क पीरियड कहलाता है, उस टाइम पीरियड में अगर रिप्रोडक्शन ना किया जाए, मैटिंग ना की जाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया जाए। दूसरा है कोइटस इंटरप्रेटस, कि इजैकुलेशन से पहले ही, सीमन रिलीज होने से पहले अगर पीनस को वेजाइनल ट्रैक से बाहर निकाल दिया जाए। और एक और टेम्पररी मेथड है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स होती हैं, जो
यंग वंस को फीड करती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, इसको कहते हैं लैक्टेशनल एमोरिया, बट इट इज इफेक्टिव ओनली अप टू 6 मंथ्स। ठीक है बच्चों, तो ये 3 नेचुरल मेथड्स होते हैं। उसके अलावा बैरियर मेथड्स, जिसमें डिफरेंट टाइप के डिवाइसेज आ जाती हैं। इसका मेन पर्पज क्या है? इन दीज मेथड्स स्पर्म एंड एग सेल डू नॉट मीट, उनका फ्यूजन नहीं होने दिया जाता। स्पर्म एंड एग सेल डू नॉट मीट ड्यू टू डिफरेंट बैरियर्स, अलग अलग टाइप के बैरियर्स यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। वो बैरियर्स किस किस फॉर्म में होते हैं? जैसा कि आप बैरियर्स किस किस फॉर्म में हैं? जैसे सबसे पहला कॉन्डोम्स हो सकते हैं, ये थिन रबर के लेटेस्ट शीट होती है जो कि पेनिस के ऊपर मेल में और वजाइन में या सर्विक्स के ऊपर फीमेल में यूज किए जाते हैं बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो कि जो इजैकुलेटेड सीमन है वो रिलीज ना हो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। कॉमनली इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता था पहले, निरोध वर्ड पहले इसके लिए यूज किया जाता था बेटा। ठीक है, कंडोम को हिंदी में एंड फीमेल कंडोम्स को फेमिडोम कहा जाता है, याद रह जाएगा। ये डिस्पोजेबल होते हैं, सबसे बड़ा फायदा इसका होता है। तो डिस्पोजेबल हैं, दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, रबर या लेटेक्स के बने होते हैं। दूसरा है डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स। डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम एक सॉफ्ट रबर की कैप है, सॉफ्ट रबर कैप होती है बच्चों, जो यूट्रस को कवर करती है। अब ये क्या कर रही है? इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ स्पर्म। क्योंकि बैरियर मेथड की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो एग तक नहीं पहुंचने देती, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म अप टू एग सेल, ये एग भी लिख सकते हैं हम। कोई खास इसके डेंजरस साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते, एसटीडीज के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तीसरा है सर्वाइकल कैप्स, एज द नेम सजेस्ट कैप, तो मिनिएचर डायफ्राम है, डायफ्राम का ही स्मॉलर वर्जन आप कह सकते हैं इसको। ये भी सर्विक्स को टाइटली क्लोज करके रखता है और स्पर्म को एग सेल तक नहीं पहुंचने देता। एंड लास्टली वोल्ट्स या वोल्ट कैप इसको कहा जाता है, ये हेमिस्फेरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर समवट लाइक दिस। ठीक है, ये रबर और प्लास्टिक की कैप्स है, थिन रिम है, तो ये आराम से फिट हो जाती हैं सर्विक्स के ऊपर, इनको सर्विक्स के ऊपर ही यूज किया जाता है। तो ये बैरियर मेथड्स है। उसके बाद इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिनको कॉमनली हम आईयूडी कहते हैं बेटा, सिंपल वर्ड्स में हम इनको आईयूडी कहते हैं। दे आर इफेक्टिव डिवाइसेस, सॉरी इफेक्टिव मेथड्स, पॉपुलर मेथड्स, लेकिन इनके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स की जरूरत होती है। दीज डिवाइसेस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड, दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। नॉन मेडिकेटेड के अलावा हार्मोन रिलीजिंग एंड कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। तो नॉन मेडिकेटेड में आप याद कर लीजिए लिपिज लूप विच कॉजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सेल ईटिंग होता है ना सॉरी, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टेट और LNG-20, दोनों एग्जांपल इंपोर्टेंट हैं, इनको याद रखना जरूरी है। एंड कॉपर रिलीजिंग आईडी में CU के साथ CUT, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। जो आईयूडीज हैं मैंने आपको बताया काउजेस स्पर्म फैगोसाइटोसिस विद इन द यूट्रस, और जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हैं, तो कॉपर आयन जो रिलीज होते हैं ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देते हैं स्पर्म की, जबकि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। तो IUDs are ideal contraceptive methods used by the females. Most widely accepted method of contraceptive in India. Most widely, even Formidom से या निरोध से भी most widely accepted by females, not males in India. लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं,
आईयूडीज के सबसे पहला जो ड्रॉबैक आ जाता है बच्चों, दैट इज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का रिस्क हो जाता है। दूसरा, इट कैन बी एलर्जिक ऑल्सो, समटाइम्स इट कम्स आउट विदाउट फीमेल्स नॉलेज। जैसे प्रॉपर्टी फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाती है विदाउट नॉलेज ऑफ द फीमेल। यूट्रस परफोरेशन अकर्स, may occur बल्कि। So these are some of the drawbacks of IUDs। उसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड, दैट इज हार्मोनल मेथड, जिनको हम कॉमनली पिल्स कहते हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बट ओरल पिल्स ही नहीं होती, सेप्टिव वेजाइनल पिल्स भी होती है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, इसलिए इनको पिल्स कहा जाता है। हार्मोनल पिल्स दो तरह से एक्ट करती हैं बेटा। इनका मोड ऑफ एक्शन जो है वो दो तरह का होता है। पहला, नंबर 1, इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन, ये ओवुलेशन ही नहीं होने देती, इनहिबिट ओवुलेशन। एंड सेकेंडली, दे इनहिबिट मोटिलिटी ऑफ ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अलग अलग तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, दो यहां पे आप देख पा रहे होंगे। पहली है जिसमें प्रोजेस्टीन होता है, प्रोजेस्ट्रोन होता है। ठीक है, सिर्फ अकेला प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन होता है। और दूसरे में कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोन एंड एस्ट्रोजन, दोनों टाइप का होता है। तो मिनी पिल्स भी होती हैं एंड कंबाइंड पिल्स भी होती हैं। मिनी एंड कंबाइंड पिल्स, दोनों टाइप की पिल्स मार्केट में अवेलेबल है। मिनी पिल्स जिसमें सिर्फ प्रोजेस्ट्रोन होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है सहेली। इसके बारे में कुछ और बात करेंगे। दूसरा है कंबाइंड पिल, जो मोस्ट वाइडली मोस्ट कॉमनली यूज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो पहले यूज किया जाता था, माला डी, माला एन। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो ओवुलेशन को इनहिबिट करती हैं, इंप्लांटेशन को इनहिबिट कर देती हैं और थिकनिंग बढ़ा देती हैं सर्वाइकल म्यूकस की। अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड या आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, कि वो यूजर फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो, लीस्ट या मिनिमम साइड इफेक्ट्स हो, जो सेक्सुअल ड्राइव है, नेचुरल सेक्सुअल ड्राइव, उसको इंटरफेयर ना करे। अब जो सहेली है, इट इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इट वाज डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इट इज 1 in a week। पहले वाली जो थी वो रोज लेनी पड़ती थी, तो उससे इफेक्टिव है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यूजर फ्रेंडली है, इजीली अवेलेबल है, चीप है। ये भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि चीप भी होनी चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस इंप्लांट्स। सबक्यूटेनियस इंप्लांट्स या नॉर्मली इसको नोर प्लांट भी कहा जाता है, NOR, नोर प्लांट। सबक्यूटेनियस, बिलो स्किन। इसमें सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रोन होता है, इट कंटेन्स सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है, सो ये ओवुलेशन को ब्लॉक करता है, ये थिकनिंग बढ़ा देता है सर्वाइकल म्यूकस की, तो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को रोक देता है। इसके अलावा हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं, आई पिल्स होती हैं, इमरजेंसी पिल्स जिनको कहते हैं, मॉर्निंग पिल्स भी इनको कहा जाता है, कि दे आर टेकन within 72 hours of unprotected sex, 72 hours not days, है ना। so there are various methods, unwanted 72, I pill, pill 72 के नाम से आते हैं। then permanent methods और surgical method of contraception, इसमें दो ही तरीके हैं, ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल एंड वेसेक्टोमी इन मेल। वेसेक्टोमी में क्या करेंगे, जो वैसा डिफरेंस है उसका छोटा सा पार्ट कट कर देंगे और उसको फिर टाइट कर दिया जाता है। इसी तरह ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब का पार्ट कट कर देंगे और उसको वापस से कट कर देते हैं। ट्यूबल लाइगेशन होता है इनमें। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट वेज। इसकी समरी आप यहां से देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जो भी आपको करना है इसमें सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया है, सब कुछ इंक्लूडेड है बेटा इसमें। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट सारे के सारे मेथड इसमें इंक्लूडेड है।
ठीक है, फटाफट 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 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला जो मेथड है, अगला जो जो टेक्निक है, या अगला जो व्हाट यू से वे है, दैट इज एम्नियोसिंथेसिस। ये एक मेथड है, एक टेक्निक है जो डेवलप की गई थी टू चेक नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिटस, ग्रोथ ऑफ फिटस। बट क्योंकि हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है बिटवीन सेक्सेस, जो फीमेल्स हैं, फीमेल चाइल्ड है स्पेशली, उनको पहले किल कर दिया जाता था, उनको अबॉर्ट करवा दिया जाता था। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए चेक किया जाता है कि फीमेल की बॉडी से, मदर की बॉडी से एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है, वहां से एमनियोटिक सेल्स निकाल के उनका बायोकेमिकल और क्रोमोसोमल जेनेटिक एनालिसिस किया जाता है, जिससे नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट पता लगा सके। लेकिन लोगों ने इसको मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, राइट। नॉर्मली क्या होता है, ये टेक्निक होती है कि एमनियोटिक फ्लूइड लिया, सेंट्रीफ्यूज करवाया और इस तरह से बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पार्ट है, इसको मिसयूज करने लग गए लोग टू फाइंड आउट सेक्स ऑफ द चाइल्ड, और जिसकी वजह से एमटीपी के केसेस बहुत बढ़ गए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो एमटीपी एक्ट 2017 इंट्रोड्यूस किया गया और एमनियोसेंटेसिस को इलीगल मान लिया गया, एंड एमटीपी वाज permitted during first 12 week of pregnancy only, first 12 weeks of pregnancy। उसके बाद ये रिस्की माना गया है, ठीक है। अब हमारी सोसाइटी में फीमेल मदर को ब्लेम किया जाता है टू फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, लेकिन उन बेवकूफों को अगर कोई समझाए तो ओनली मेल कंटेन वाई क्रोमोसोम, और जब मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज करता है, देन ओनली बॉय चाइल्ड इज बोर्न। तो बायोलॉजिकली अगर किसी को ब्लेम करना है तो फादर ओनली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, बट मदर्स को ब्लेम किया जाता है। एक मिसकंसेप्शन है, एक टैबू है। इंडिया में हर साल 45 टू 50 मिलियन एमटीपी किए जाते हैं, ठीक है। एमटीपी को 1971 में लीगलाइज किया गया था, लेकिन लोगों ने इसको भी मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। चलिए, उसके बाद आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिनको हम कॉमनली एसटीडीज कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। क्या होता है इसमें, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसफर हो, ट्रांसमिट हो, इनको वल्नरेबल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस भी कहते हैं, आरटीआई भी कहते हैं। आप अलग अलग क्लासिफिकेशन है, ये वायरल हो सकते हैं, बैक्टीरियल, प्रोटोजोन, फंगल, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट वायरल, वायरल में भी स्पेशली एचआईवी, सॉरी एड्स, एचआईवी तो पॉजिटिव और नहीं, एक्सेप्ट एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल वार्ड्स, सॉरी जेनाइटल हर्पीस, ये 3 इनक्यूरेबल है, बाकी सारे क्यूरेबल हैं, ठीक है। तो कुछ इंपोर्टेंट की हम बात करेंगे। गोनोरिया, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, निजेरिया गोनोरी। क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, सिफिलिस, ट्रेपेनोमा पैलिडम, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप अवेयर हैं। ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको, आपको 2-3 चीजों पे इसको डिस्कस करना है एसटीडीज को। सबसे पहले पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, टाइप की वायरल है कि बैक्टीरियल है, देन कॉमन सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, राइट। ये 4 पैरामीटर्स पे इसको किसी भी एसटीडीज को आपको स्टडी करना है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट मोस्टली सेम ही होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इन पैरामीटर्स पे आप इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। एड्स के केस में स्पेशली 1-2 चीजें मैं बता देता हूं। एलाइजा टेस्ट इज डन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, कंफर्मेटरी टेस्ट और वेस्टर्न ब्लोटिंग, ये 2 टेस्ट किए जाते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है फॉर एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये इनक्योरेबल एसटीडीज में आते हैं, ठीक है।
उसके बाद आता है इनफर्टिलिटी। व्हाट इज इनफर्टिलिटी? इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, उस कंडीशन को बच्चों कह देते हैं इनफर्टिलिटी। मेल फीमेल दोनों में हो सकती है, प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की इनफर्टिलिटी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब ऐसे पेशेंट जो कभी भी कंसीव नहीं कर पाए, नेवर कंसीव्ड, फीमेल नेवर कंसीव्ड। एंड सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, आप पता लगा सकते हैं, प्रीवियस प्रेगनेंसी हुई बट फेल टू कंसीव सब्सिक्वेंटली, वंस और ट्वाइस कंसीव्ड बट नॉट आफ्टर दैट। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, फिजिकल, इमोशनल, डिजीज, ड्रग्स, साइकोलॉजिकल, बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। अगर मेल की इनफर्टिलिटी की बात की जाए, चलो मेल इनफर्टिलिटी, इधर हम फीमेल लिख लेते हैं, मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। तो मेल इनफर्टिलिटी में कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन से कंडीशंस हैं? तो सबसे पहले क्रिप्टोकाइटिज्म, इनेबिलिटी ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड टू मूव इनटू स्क्रोटम, अल्कोहलिज्म, अल्कोहल कंजप्शन अगर ज्यादा होता है तो उसकी वजह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो अफेक्ट हो जाता है। देखो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इंपोटेंसी को इनफर्टिलिटी भी माना जाता है, नहीं, इंपोटेंसी इज अ कंडीशन व्हेन मेल इज अनेबल टू इरेक्ट एंड पेनिट्रेट द पेनिस इनटू द फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें इरेक्शन नहीं होता, गोनेडोट्रोपिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एलएचएफएसएच की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये पॉसिबल वेज है। फीमेल में सबसे पहला जो कंडीशन होता है दैट इज एनोवुलेशन, कि ओवुलेशन ही नहीं होता, एक्सेल रिलीज ही नहीं होगी, नो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हो जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक वर्ड होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हमें पता है इम्प्लांटेशन अकर्स इन एंडोमेट्रियल वॉल, लेकिन कई बार एंडोमेट्रियल वॉल की जगह किसी दूसरे पार्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके अलावा इनइफेक्टिव स्पर्म पेनिट्रेशन, अर्ली मिसकैरेज, ट्यूबेक्टोमी, ये कुछ पॉसिबल वेज हैं जिसकी वजह से मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी होती है। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिनको हम कॉमनली एआरटी कहते हैं, शॉर्ट में एआरटी कहते हैं। देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज टू सॉल्व इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। कॉमन ही 6 आपको यहां पे दिखाई दे रही हैं। आईवीएफ सब फेमिलियर है, इसको ईटी कह देते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर, गिफ्ट, एक्सी, आईयूटी एंड आईओआई। एक एक करके इसकी बात करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबीज में आप किसमें इंक्लूड करेंगे, आप बताइए एक बार। यस, आईवीएफ में ही टेस्ट ट्यूब बेबीज को इंक्लूड किया जाता है। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी 2 स्टेज पे यूज की जाती है, गैमेट स्टेज पे जिसमें ये 3 टेक्निक्स आ जाएंगी, और जायगोट स्टेज पे भी 3 स्टेज आ जाती है। बट ये सारे वेज हैं, ये सारे रीजंस हैं, ये सक्सेस रेट है और ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है इनके, हम टाइप्स को मेनली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला आईवीएफ, आईयूआई, आईएफटी और एक्सी, ये किस में आ जाते हैं, ये गैमेट लेवल पे है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी आप सबने नाम सुना है, बहुत नाम सुना है, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या टेस्ट ट्यूब में बेबी को डेवलप किया जाता है? ऐसा नहीं है, इसके लिए प्रॉपर वर्ड है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वर्ड है। ठीक है, ये जो फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमेट का, वो करवाया जाता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, जबकि नॉर्मल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो एग है उसको फर्टिलाइज करवाया जाता है इनसाइड द बॉडी। इसकी भी हम बात करेंगे, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब फ्यूजन करवाया मेल और फीमेल गैमेट का, एग और स्पर्म का, तो उससे जायगोट बना। नाउ द जायगोट इज अलाउड टू डिवाइड एंड फॉर्म एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो को इंप्लांट किया जाता है यूट्रस में।
यूट्राइन वॉल में, ठीक है, जहां पे नॉर्मल फीटल डेवलपमेंट होगी, एंड दिस इज नोन एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। अगर इस जायगोट को, इफ द जायगोट इज अलाउड और एम्ब्रियो इज अलाउड टू ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, उसको जिफ्ट कह देंगे, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज से ज्यादा, मतलब 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा स्टेज पे ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, तो इसको क्या कह देंगे, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में अलग अलग स्टेप फॉलो किए जा सकते हैं, बट मैं जैसा कि मैं बता रहा था आपको, सक्सेस रेट बहुत कम है, लेस देन 20% है। आप में से अगर किसी को पता है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुई ब्राउन, लुई ब्राउन वाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, और इंडिया में इंडियन कुमहर्षा उसका नाम है, ठीक है, 1978 में ये हुआ था इंडिया में। चलिए, तो जिफ्ट, IUT एंड IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी का बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो मैं अभी आपको बता रहा था, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कि इनसाइड द मदर ऑफ, सॉरी इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल स्पर्म्स आर इंजेक्टेड। तो स्पर्म कलेक्ट कर लिया मेल से, हस्बैंड से, राइट, या हेल्दी डोनर से, अगर हस्बैंड के एक्टिव नहीं है, स्पर्म काउंट लो है, तो उन स्पर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया कहां पे, वजाइना में या यूट्रस में, वजाइना और यूट्रस, IUI इसको कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करवाया जाता है, IUI, ठीक है, ये करवा दिया। अब ये किस केस में किया जाता है, जहां पे जो मेल पार्टनर है वो कैपेबल नहीं होता टू कोपुलेट द फीमेल, और या स्पर्म काउंट बहुत कम होता है, ठीक है। तो जैसे ही ओवुलेशन आने वाला होता है, सीमन इज वॉश्ड एंड कंसंट्रेटेड हैविंग एटलीस्ट 1 मिलियन स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड और आर्टिफिशियल डोनर, सॉरी हेल्दी डोनर, और उसको अब इसके भी जो सक्सेस के चांसेस हैं वो 20 to 40% है। अब इसको इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, IUI के साथ साथ सुपर ओवुलेशन भी करवाया जाता है, IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के साथ साथ सुपर ओवुलेशन करवाया जाता है, कि एक से ज्यादा एग सेल प्रोड्यूस हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड में आ जाता है आपका जिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, शॉर्ट में इसको हम जिफ्ट कहते हैं, गिफ्ट भी कह सकते हैं हम, जिफ्ट तो वो हो गया। तो जो नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब कैसी है, ओविडक्ट कैसी है, नॉर्मल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन यहां पे क्या होता है, सबसे पहले तो ये तो एक्सपेंसिव टेक्निक है, तो ये एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है, बट IVF एक्सपेंसिव देन IVF, बट रिजल्ट आर आल्सो बेटर देन IVF, ये चीज ध्यान में रखना है। तो क्या किया जाता है कि फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, तो स्पर्म प्लस अनफर्टिलाइज्ड एग, ध्यान रखना है, अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, स्पर्म एंड fertilized egg are transferred into the normal fallopian tube, ठीक है बच्चे। अब जो फर्टिलाइजेशन है वो होता है इन विट्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन occurs, sorry in vivo inside the mother's body, female's body, inside female's body, in vivo fertilization होगा,
ठीक है। तो गैमेट स्टेज पे ही ट्रांसफर हो गया, इसलिए इसको गिफ्ट कहा जाता है। सक्सेस रेट 27 to 30%। ठीक है। उसके बाद है एक्सी, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या ICSI, इक्सी। 1992 में टेक्निक डेवलप की गई बेल्जियम में। अब ओलिगोस्पर्मिया के केसेस में, मतलब स्पर्म काउंट बहुत कम है, स्पर्म काउंट लेस, ओलिगो का मतलब फ्यू होता है, तो ऐसे मेल जिनमें स्पर्म काउंट बहुत कम है, ये टेक्निक यूज की जाती है कि जो स्पर्म है उसको ऑब्टेन कर लिया थ्रू इजैकुलेशन, चाहे कितना भी नंबर है। ठीक है। इसके लिए दो टेक्निक्स यूज की जाती हैं, TESE और MESA, माइक्रोसर्जिकल एपिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन और टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। ठीक है। तो हमें पता है कि एक सिंगल स्पर्म भी कैपेबल होता है टू कॉज फर्टिलाइजेशन। तो जो स्पर्म है वह स्पर्मेटिड है, इट इज इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte। तो मान लीजिए ये एग सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है, पिपेट के हेल्प से, फाइन प्रोसीजर की हेल्प से जो स्पर्म है वो एज नियर एज पॉसिबल एग सेल के साइटोप्लाज्म में इंट्रोड्यूस करवा दिया इनटू एग सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो माइक्रोपिपेट्स इसके लिए यूज की जाती है, एग सेल को होल्ड करने के लिए। ठीक है। सो बहुत इफेक्टिव मेथड है एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। उसके बाद हमने इसकी तो बात ऑलरेडी कर ली थी, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, कि जब IVF करवाते हैं, टेस्ट टू बेबी टेक्निक्स करते हैं, तो मेल और फीमेल गैमेट्स आर अलाउड टू फॉर्म जाइगोट, और अगर इस जाइगोट को ट्रांसफर कर दिया जाए इनटू यूट्रस, जहां पे नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी फीटस की, तो टेक्निक क्या कहलाएगी, जिफ्ट। ठीक है। इसी तरह IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। आप थोड़ा सा अगर वर्ड पे ध्यान देंगे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर की फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना, जायगोट इज अलाउड टू डिवाइड, तो एम्ब्रियो बनाएगा, तो एम्ब्रियो ऑफ 8 सेल स्टेज, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज। ठीक है। इज ट्रांसफर टू यूट्रस, लैब से यूट्रस में उसको ट्रांसफर करवा दिया, तो वहां पे नॉर्मल डेवलपमेंट होगी। ठीक है बेटा। ये कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसकी हेल्प से आर्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो ये तो आपके चैप्टर की बात होगी। अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बेटा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एप्लीकेशन बतानी है आपको एमनियोसिंथेसिस टेक्निक की। देखिए मार्किंग स्कीम के हिसाब से चलें तो हाफ मार्क ईच। तो पॉजिटिव क्या है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, टेलरल सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, उसका पता लगाने के लिए डेवलप किया गया था। लेकिन मिसयूज क्या कर रहे हैं, टू फाइंड आउट सेक्स ऑफ द फिटस, और फीमेल फेटिसाइड्स को प्रमोट कर रही है हमारी जनता। बहुत गलत बात है। सेकंड क्वेश्चन इज, 2 स्टेप बताने हैं जिससे आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सके। अब इसमें वेरी करता है आंसर पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कि सबसे पहला तो मैरिज की एज बढ़ा दी जाए, ठीक है, दूसरा इंसेंटिव्स दिए जाए, तीसरा अलग अलग मेथड हो सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि भाई सेक्स एजुकेशन कंपल्सरी कर दी जाए स्कूल्स में, दूसरा अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाए जाए, एजुकेट किया जाए लोगों को। तो अलग अलग वेज हो सकते हैं। वाई इज सहेली, मैंने ऑलरेडी बताया, एम्फेसिस किया था कि वंस इन अ वीक है, ओरल है, लेस साइड इफेक्ट, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, इजिली अवेलेबल, नॉन स्टेरॉइडल, नॉन एक्सपेंसिव।
बहुत सारे हैं, कोई भी दो आप लिख सकते हैं। अब आप में से कोई बताइए शैली वाज डेवलप्ड बाय, कहां पे डेवलप हुई थी? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। शैली वाज डेवलप्ड बाय, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, IUT, IUT, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर एंड इंसेमिनेशन, दोनों का डिफरेंस बताना है। IUI एंड IUT दोनों डिस्कस कर चुके हैं। IUI की जो सीमन है वो कलेक्ट किया गया ओलिगोस्पर्मिया के केसेस में कर सकते हैं इसको, कि जिनमें स्पर्म काउंट कम है, तो या तो हस्बैंड से या हेल्दी डोनर से स्पर्म को, सीमन को कलेक्ट कर दिया गया और वजाइना में, यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है। जबकि IUT के केस में क्या होता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जायगोट बना, जायगोट इज अलाउड टू डिवाइड एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जब 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पे होता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस में, तो वो क्या कहलाता है? IUT। बात समझ में आ रही है बेटा? फटाफट बताओ। चलिए अब 4 मेजर कॉजेज बताने हैं आपको ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। ये हमने यहीं तो स्टार्ट किया था, IMR, MMR, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मदर मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुआ है, ठीक है, डेथ रेट डिक्लाइन हुआ है, ये दोनों ऑलरेडी है। और हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो यंग एज में ज्यादा है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है, तो इन सब की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। एक्शन, मोड ऑफ एक्शन बताना है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का एज गुड कंट्रासेप्टिव, एंड हाउ इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज डिफरेंट फ्रॉम इट। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज में बेटा क्या होता है बताइए? वो यूट्रस को अनफिट कर देता है फॉर इम्प्लांटेशन, सर्विक्स को होस्टाइल कर देता है स्पर्म्स के लिए। जबकि हम कॉपर रिलीजिंग आयोडीज की जब बात करते हैं तो वो सप्रेस कर देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को, सप्रेस कर देते हैं स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को, ठीक है। अब आयोडीज को इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहा जाता है। तो दो कॉमनली यूज आयोडीज के बाद नाम बताने बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आप इसको वी 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 वी, वी जितने भी वी लगा के आप IMP करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकेटेड लिपिज लूप जो फैगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देते हैं स्पर्म्स का, कॉपर T, कॉपर 7 मल्टीलोड, प्रोजेस्ट्राट, LNG20, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। When is sterilization advised to married couples and how it is carried out in human male and female? तो ये तो दो नाम आपको याद ही होंगे, दो नाम कौन से? ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। बताओ कमेंट सेक्शन में मेल में कौन सा होता है एंड फीमेल में? ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। वैस डिफरेंस, अब तो आप बता ही सकते हैं, नाम से मैं कह रहा हूं ना, अगर आप थोड़ा सा वर्ड पे जाएंगे तो आधा आंसर तो आपका वहीं पे हो जाएगा। तो मेल में वेसेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। स्टरलाइजेशन कब करवाना पड़ेगा? जब उनको और बच्चे नहीं चाहिए और ज्यादा प्रेगनेंसीज नहीं चाहिए, ठीक है। अब आपको बताना है 4 मेजर कॉजेस ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन इन कंट्री। एक पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें मैंने बताया था ना कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, MMR डिक्रीज हुआ है, डेथ रेट डिक्रीज हुआ है, मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हुई है, यंग जनरेशन मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज की पॉपुलेशन है उसका नंबर ज्यादा है, ठीक है ना। अब आपको इसके साथ साथ अब अगले पार्ट में बताना है 2 स्टेप जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकें, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट, IMR, MMR, ये सारा मैं आपको बता चुका हूं। रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा हैं, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई हैं, लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हुई हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। अब कंट्रोल मेजर्स क्या है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कि वही मैरिज की एज बढ़ा दी जाए, इंसेंटिव दिया जाए, एजुकेट किया जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए, है ना। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने अवेयरनेस कैंपेन भी स्टार्ट किए हैं। पहले था हम दो हमारे दो,
इसके बाद बच्चा एक ही अच्छा, इस तरह के स्लोगन्स अवेयरनेस के लिए इंसेंटिव दिए जाते थे लोगों को। एंड लास्ट क्वेश्चन, मैंने कहा था ना कि टॉप 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को हमने इंक्लूड किया है, ऐसे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं कि जहां पे सारे के सारे क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज इंक्लूड हो गए हैं। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पॉपुलर मेथड है, जिससे कि जो इनफर्टाइल कपल है उनको हेल्प होती है। डिफरेंट स्टेप्स बताने हैं इस टेक्निक के, और गिफ्ट को क्या हम आईवीएफ मान सकते हैं? चलो बताओ, सोचो फटाफट, क्या हम गिफ्ट को मान सकते हैं? देखिए दो पार्ट में है। सबसे पहले ही बात तो गिफ्ट इज नॉट आईवीएफ, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है मदर की बॉडी के अंदर होता है, और आईवीएफ का बेस ही क्या है? इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड बॉडी ऑफ द फीमेल। तो एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक। अब स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप में क्या करेंगे आप? सबसे पहले बताइए, स्टेप्स में हमने करना यह है कि एग सेल ले लिए हमने, एंड स्पर्म्स ले लिए हमने, मेल और फीमेल गैमेट ले लिए, और लैब कंडीशन में जायगोट फॉर्मेशन करवा दी, लैब कंडीशन, ठीक है। अब द जायगोट इज अलाउड टू डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाएगा, उससे 8 ब्लास्टोमिया स्टेज तक पहुंच जाएंगे हम, ठीक है, और उसके बाद इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, जहां पे नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। तो दीज आर द किसकी? फीटस की। सो दीज आर स्टेप्स ऑफ गिफ्ट एंड सॉरी आईयूटी। तो आईयूटी इज बेटर एज कंपेयर टू गिफ्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। आप कहते हैं ना कि जब तक बच्चा खुद कुछ नहीं करेगा लाइफ में बड़ा मुश्किल हो जाती है चीजें करना, तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। ये 10 आपको खुद से ट्राई करने हैं, और इनके आंसर्स कहां पे भेजने हैं? आंसर्स आपको भेज देने बेटा कमेंट्स में। देखते हैं आप कितने सही कर पाते हैं, ठीक है। यूनिट 1 तीनों चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तीनों चैप्टर हमने रिवीजन में वन शॉट की फॉर्म में कंप्लीट कर लिए हैं फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है ना। तो आप एक यूनिट तो कंप्लीट कर ही लीजिए, यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो एक लाइक कर दीजिए आपके चैनल को, ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्टडिंग।